बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का आज हमने जो चैप्टर नंबर 10 है उसको डिस्कस करना है। इससे पहले जो 9th क्लास थी आपने उसमें 9 चैप्टर स्टडी कर लिए थे, तो जो नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने से पहले हम एक डेफिनेशन है उसको डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन का नाम है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? या ऑसिलेशन। तो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन इज़ कॉल्ड ऑसिलेशन। कि मतलब कोई भी जो बॉडी है उसकी जो आगे पीछे की जो मोशन होती है उसको हम ऑसिलेशन का नाम देते हैं, और उस डेफिनेशन को हम दूसरा नाम दे सकते हैं वाइब्रेशन का। तो ये खास किस्म की जो मोशन होती है वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेशन, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास हमने जो पहला टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी पहली एग्जाम्पल को हमने स्टडी करना है। तो उसकी जो पहली एग्जाम्पल है वो है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। कि हमारे पास एक मैस होगा, उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच होगा और वो एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे पड़ा होगा। उसकी मोशन को हमने स्टडी करना है और ये प्रूव करना है कि वो जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो पहली जो हमारे पास एग्जांपल है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, इसको हमने स्टडी करना है। तो उसमें उसने बताया हुआ है फिगर में कि हमारे पास एक मैस है, उसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और वो एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे पड़ा हुआ है। तो पहले जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो ओ पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो लेट्स सपोज वहाँ पे जो फोर्स होगी वो जीरो फोर्स होगी, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसको ओ पॉइंट से ए की तरफ लेके जाएंगे। जब ए पोजीशन पे लेके आएंगे तो वो वहाँ से हम उसको लीज करेंगे तो वहाँ पे एक फोर्स लगेगी। वो फोर्स कौन सी फोर्स होगी? वो स्प्रिंग की वजह से फोर्स होगी। उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो हम उस पर लगाएंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के मुताबिक हम क्या करेंगे, F इजिकल टू माइनस के एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, F इजिकल टू माइनस के एक्स। ये जो फोर्स है ये स्प्रिंग की वजह से फोर्स है, और दूसरा यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया था, और वहाँ पे एक दूसरा कॉन्स्टेंट है के, उसको हम स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, वो जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वो बताता है स्प्रिंग की स्टिफनेस या सॉफ्टनेस को बताता है। अगर स्प्रिंग ज़्यादा हार्ड होगा तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर स्प्रिंग सॉफ्ट होगा तो उस के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये के हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, के की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। के क्या आ जाएगा, के हम हमारे पास इक्वेशन थी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास के इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ ओवर एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लगेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे के F इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी K इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हम इसको रीअरेंज करेंगे, हम यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्सेलेरेशन हमारे पास आ जाएगा। एक्सेलेरेशन की जब वैल्यू हम फाइनल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास m भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। तो हम इस कांस्टेंट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन पुट कर देंगे। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास उसके एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी। उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे उसके बाद उसने माइनस साइन का बताया हुआ है। माइनस साइन का क्या मतलब है कि जो एक्सेलेरेशन है और जो डिस्प्लेसमेंट है इनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलेरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनकी डायरेक्शन भी होती है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी। बाद हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स हम डिस्कस करना है। अब हमने देखना है रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है। तो अभी मैंने बताया था स्प्रिंग की वजह से भी एक फोर्स लगती है, स्प्रिंग की वजह से वो मैस मूव करता है, स्प्रिंग की फोर्स की वजह से। तो वो जो स्प्रिंग की वजह से फोर्स लगती है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। रिस्टोर से निकला है कि वो जो स्प्रिंग है वो मैस को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा। जब उसकी मोशन होगी तो हमेशा जो स्प्रिंग होगा उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करेगा। उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स को हम डिफाइन करते हैं कि द फोर्स विच ऑलवेज पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जो हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करती है, मीन पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करती है, उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। मीन पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, जो ओरिजिनल पोजीशन होगी, जहाँ पे इनिशियली जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था वो पोजीशन पे, उस ओ पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं, मीन पोजीशन का नाम देते हैं। फिर उसके बाद उसने फिगर में बताया हुआ है कि उस मूवमेंट को बताया हुआ है। मतलब हमारे पास ये जो मैस है ये स्टार्ट में क्या पड़ा हुआ है, ओ पोजीशन पे पड़ा हुआ है।
फिर हम क्या करेंगे, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको ओ से ए पोजीशन पे लेके आएंगे। जब ए पोजीशन पे लेके आएंगे तो उस पर स्प्रिंग की वजह से फोर्स लगेगी, स्प्रिंग की फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि वो ए से ओ की तरफ मूव करेगा। जब वो ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो उस वक्त उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो वो ओ पोजीशन पे रुक नहीं पाएगा, तो वो क्या होगा, ओ से बी पोजीशन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जब बी पोजीशन पे जाएगा तो फिर स्प्रिंग उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स, तो फिर क्या होगा कि बी पोजीशन पे रुक जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा और एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। जब बी से फिर ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देगा क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स लग रही होगी। तो इस तरह ये जो ऑब्जेक्ट है टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देगा। तो इस मोशन को हम क्या नाम देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। तो उसने फिगर के जरिए बताया हुआ है इसको, ठीक। उसके बाद हमने क्या करना है, उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए उसने इक्वेशन दी हुई है। तो टाइम पीरियड को फाइंड करने की जो वैल्यू है t = 2 पाई m/k इंटू स्क्वायर रूट। तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, उसका हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो एक चक्कर जो लगाने के लिए वो जितना टाइम लगाएगा उस टाइम का हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। तो उसकी जो इक्वेशन है उसको हम क्या नाम देते हैं, t = 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k आ जाएगा। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे तो हम किसी भी जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में भी यूज़ होना है। न्यूमेरिकल में m और k की वैल्यू गिवन होगी, पाई वैसे कांस्टेंट है तो हम वहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हम यहाँ से क्या है कि टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।